जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 20 जनवरी 2024 और 20 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं उसे आप नोट कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा पर उतरने वाला पांचवा देश हाल ही में कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी जापान जो है। मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं और 5 घंटे पहले जापान यहां पर चंद्रमा पर लैंड होने वाला पांचवा देश बना है। कौन सा देश बना है? पांचवा। पहला देश अमेरिका है और पांचवा देश जापान है। चौथा देश हाल ही में भारत बना था। तो आइए डिटेल से समझते हैं कि जापान का कौन सा मिशन है। तो देखिए जापान का जो मिशन है इसका नाम है स्नाइपर। क्या नाम है इसका? जापान का जो मून मिशन है इसका नाम है स्नाइपर। इसने चांद की सतह पर लैंड किया है और ऐसा काम करने वाला ये पांचवा देश बन गया है। देखिए जो इनकी लैंडिंग हुई है काफी महीनों के बाद हुई है। भारत ने केवल 14 दिन में ही लैंडिंग कर ली थी। तो 6 सितंबर 2023 को स्नाइपर को चांद के लिए भेजा गया था। किस तारीख को भेजा गया था? 6 सितंबर को। और 25 दिसंबर 2023 को ये चांद की ऑर्बिट में पहुंच गया था, लेकिन लैंड होने में इसने काफी समय लगाया। ये उस ऑर्बिट पे घूम रहा था और लैंडिंग हुई है इसकी 19 जनवरी को। और आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं 20 जनवरी को। तो फ्रेंड्स 25 दिसंबर 2023 को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था और लैंडिंग इसकी कब हुई है? 19 जनवरी को हुई है। तो जापान जो है चांद पर लैंड होने वाला फिफ्थ कंट्री बन गया है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो लैंडिंग हुई है स्लिम की मदद से हुई है और ये एक प्रकार से रोबोटिक लैंडर है। एक लाइट वेट रोबोटिक लैंडर, इसकी मदद से लैंडिंग कराई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्लिम का फुल फॉर्म क्या है तो स्लिम का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, अब यहां पर जानते हैं कि जापान का बेसिकली मकसद क्या है यहां पे लैंड होने का। तो जापान का जो टारगेट है वो है एक गड्ढे की जांच करना। इसका नाम है शियोली क्रेटर। क्या नाम है इसका? शियोली क्रेटर नाम है। इस गड्ढे की ये जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसका ये प्रमुख मकसद है। देखिए चंद्रमा की सतह पर जो लैंड होने वाले कंट्रीज हैं उसे जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कंट्री कौन सा है तो सबसे पहला कंट्री अमेरिका है। दूसरा कंट्री कौन सा है? रूस है। तीसरा कंट्री चाइना है और चौथा कंट्री हमारा देश भारत है और पांचवा कंट्री जापान है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अमेरिका आप याद रखिएगा फर्स्ट कंट्री था जिसने चंद्रमा पे लैंड किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चांद पे लैंड करने वाला दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर पहला देश कौन सा है तो फ्रेंड्स आपको याद होगा भारत ने 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 को लैंड कराया था। और इसलिए हम 23 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और इस दिन हमने लैंडिंग कराई थी। 14 जुलाई को हमने चंद्रयान को भेजा था। तो भारत ऐसा कारनामा करने वाला कौन सा कंट्री बना था? तो भारत पहला देश था जिसने साउथ पोल पर लैंड किया था। यहां पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील एंड आर्मस्ट्रॉन्ग इनका नाम है। और ये चांद सतह पर लैंड करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। जो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखिएगा, ये यूएसए को बिलोंग करते हैं। और 20 जुलाई 1969 को इन्होंने पहला कदम रखा था। कहां पर? चांद पर। तो इसलिए पूछा जाता है कि पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। तो आप याद रखिएगा इनका नाम है नील एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। दोस्तों बात यहां पे चंद्रयान की आई है तो मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? तो 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। और यहां पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट की मदद से? तो इसका नाम है LVM-3M4 रॉकेट। अगर आपसे पूछा जाए इसका बजट कितना है तो केवल 615 करोड़ रुपए बजट था, जो कि आदि पुरुष मूवी से भी कम है। और चंद्रयान 3 का टोटल वेट था 3900 kg और इसकी लैंडिंग हुई है 23 अगस्त 2023 को। आइए फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने रहा, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये किस राज्य में आयोजित किया गया? द पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन हेल्ड इन विच स्टेट? तो देखिए वैसे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आता है तो आपको नागालैंड ट्रिक करना है, लेकिन यहाँ पे पक्के पागा लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया।
इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, थोड़ा ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि केरल में एक इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया जाता है, वो कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है, ये है अल्पाशी। क्या नाम है इसका? अल्पाशी उत्सव, लिखिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है, जलीकट्टू कहां मनाया जाता है, तो जलीकट्टू और पोंगल दोनों कहां सेलिब्रेट किए जाते हैं? ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंबाला उत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो कर्नाटक में कंबाला फेस्टिवल मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब वापस आते पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये जो फेस्टिवल है, कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 9th एडिशन हो रहा है। कौन सा? 9वां संस्करण हो रहा है, जो कि 18 से 20 जनवरी के बीच में हुआ है, पक्के केसांग जिले में। कहां पर? केसांग जिले के सेई जोसा में इसका आयोजन किया गया है। आपको ये बात याद रखना है। तो ये फेस्टिवल एक्चुअली नागालैंड के जो लोग हैं वो भी हॉर्नबिल पक्षी को संरक्षित करते हैं, उसे पूजते हैं, उसे यहाँ पर उसकी पूजा करते हैं। और यहां भी अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो हॉर्नबिल जो बर्ड है उसको कंजर्व करने पर इस फेस्टिवल का मुख्य केंद्र है। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ये हॉर्नबिल है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में आपको यहां पर 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहां पे अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, तो इस ट्राइब का नाम है नीशी। क्या नाम है इसका? नीशी जनजाति। और नीशी जनजाति के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार का सब्जेक्ट क्या था, इस बार का विषय क्या था, तो आप बताएंगे ये है दोमुतो पागा हम दोमुतो। इसका मतलब होता है हमारे हॉर्नबिल को रहने दो, ठीक है, यानी कंजर्वेशन की बात कही जा रही है, इसलिए इसका विषय यही रखा गया है। दोस्तों बात यहां पे फेस्टिवल्स की आई है, तो मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को रिवाइज करा रहा हूं, एक बार उसे पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरहुल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। बिहू पर्व और कटी बिहू, वांचुवा उत्सव, ये कहां मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आप याद रखिएगा, असम राज्य में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हुआ है। और हेमिस त्योहार कहां मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और इस क्लास की अगर विशेषताओं की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। सबसे कम समय में क्लास मिलती है, स्टैटिक जीके है, और 780 दिनों से लगातार आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। भारत के हर एग्जाम्स को कवर करा जाता है। डेली सुबह 6 AM पर क्लास आपकी होती है। जो पीडीएफ है आपको स्टडीगर एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना है, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए यू मस्ट ज्वाइन दिस चैनल, एंड आपका रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। अब सुबह हमने 9 बजे स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, चलिए। तो मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है दोस्तों, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों आप अपनी मेंटालिटी को, आप अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग रखो कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप टूटना नहीं, कभी आप गिरना नहीं। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे टीचर्स को फॉलो कीजिए जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनसे आप खुश होते हैं। तो दोस्तों अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा आपकी संगत अच्छी होगी, तो आपकी रंगत भी अच्छी होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां किया गया है? वेयर वॉज 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस हैज बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स ये कहां पर इसका आयोजन किया गया? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है, ये बात आप याद रखिएगा। नासिक में क्या हुआ दोस्तों? अभी 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है, और नेशनल यूथ फेस्टिवल आपको याद रखना है कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। भोपाल में भी क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। गांधीनगर में 10th नंबर की वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट था। और यहां पर सेमिकॉन इंडिया, ये कहां पर हुआ है? ये भी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। वापस से आते शांति के लिए जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन हुआ है 12वीं महासभा का आयोजन, तो ये कहां हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं।
आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, भारत के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। किस नंबर के हैं? 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है और ये कौन सी महासभा है? 12वीं महासभा है। आपको ये बात याद रखना है, इसका 12th एडिशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की है, तो 1970 में, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। इट वॉज फाउंडेड इन 1970। तो भारत, श्रीलंका और नेपाल के जितने भी रिलीजियस नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, उन लोगों ने मिल करके पीस के लिए, कि दुनिया में शांति रहे, इसकी स्थापना की। और एशियाई बौद्ध सम्मेलन का मकसद है पीस को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को बढ़ाना, इसका मकसद है। दोस्तों बात यहां पे बौद्ध धर्म की आई है, तो मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। तो अगर आप यहां पीछे देख पा रहे हैं, गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज हिज नेम इन चाइल्डहुड, तो जब ये बचपन में इनका नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ था। बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध। व्हेन ही वाज एनलाइटेंड, देन इनका नेम चेंज हो गया। देखिए, बुद्ध का जन्म आपसे पूछा जाता है कहां पर हुआ है, तो लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। शाक के वंश के शाही परिवार में हुआ था, एक राजा थे। लेकिन बाद में इनको फील हुआ कि जीवन में कुछ कुछ तो रहस्य है, और उसकी खोज पर एक घर छोड़ करके ये चले गए। दोस्तों जन्म इनका कब हुआ है? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने सबसे पहला जो अपना उपदेश है, यानी आप जो कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपना ज्ञान है, जो सरमन था, वो सबसे पहला उपदेश कहां पे? तो बनारस के पास है सारनाथ गांव, वहां पर दिया है। कहां पर? सारनाथ गांव पे दिया है। और जो इनका उपदेश है किस भाषा में, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। इनकी जो डेथ हुई है 80 वर्ष की एज में हुई है, 483 बीसी में। और एक कुशीनगर नाम की जगह है, तो यहां पर हुई। तो मैंने आपको इनसे रिलेटेड जीके भी बता दिया है, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रहा। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि जो विंग्स इंडिया का आयोजन है, ये कहां पर हो रहा है? हैदराबाद में हो रहा है। और हैदराबाद में जब इसका आयोजन हो रहा है, तो बहुत सारे अवार्ड्स भी घोषित किए जाएंगे, जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड होंगे। तो यहां पर बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट, दोनों आपको याद रखना है। बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली हवाई अड्डा, दोनों हवाई अड्डे को यहां पर बेस्ट हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों संयुक्त रूप से बेस्ट एयरपोर्ट घोषित हुए हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट एयरलाइन कौन सा घोषित हुआ है, तो इसका नाम है विस्तारा। तो पूरे 1 ईयर की सबसे बेस्ट एयरलाइन विस्तारा घोषित हुई है। और अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार किसे मिला है, तो एयर इंडिया को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर ओवरऑल प्रदर्शन देखा जाए, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सिविल एविएशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 का सबसे अच्छा स्टेट चैंपियन ओवरऑल घोषित किया गया है। और मैंने आपको बताया इसका आयोजन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर? हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परीक्षा संजीवनी, एंड यहां पर हम मेजर एयरपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बात यहां पर एविएशन की आ रही है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, तेलंगाना हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर मैं आपसे पूछूं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो 9th बिजिएस्ट पोर्ट है पूरी दुनिया का, न्यू दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर दोस्तों? तो अहमदाबाद गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने रहा। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज ऑथर्ड द बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर? तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। भारत में अभी प्रेजेंट में जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, केमिकल मिनिस्टर हैं, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया ने बुक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर को इन्होंने लिखा है। कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो आप इनसे तो रूबरू पहले से भी हो चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो देख लें, ये हमारे वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दोस्तों इनकी बुक का जो टाइटल है वो क्या है? इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का टाइटल है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह।
द रोड टू सेल्फ सफिशिएंसी इसका यहां पर फर्टिलाइजर्स द रोड टू सेल्फ सफिशिएंसी इसका टाइटल है। अब दोस्तों इस बुक में इन्होंने क्या बताया, तो इस बुक में बताया कि पीएम मोदी जी की लीडरशिप में भारत जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तनों को ये बाहर लाता है ये बुक। अब दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पहले 45-50 केजी की बोरियां का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल मार्केट में केवल 500 ml का आपका छोटा सा लिक्विड डीएपी आ गया है, जिसका हम एक्सपोर्ट अमेरिका में भी कर रहे हैं। ठीक है, भारत तो यूज ही कर रहा है। इसका क्या फायदा, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, हमारी मिट्टी की उर्वरता खराब नहीं हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हम अब फर्टिलाइजर के सेक्टर में हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद यहाँ पे क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक में सभी चीजों के बारे में बताया गया। अब परीक्षा संजीवनी में आपको बताता हूं, परीक्षा संजीवनी उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी होती हैं, तो यहां पे पुस्तकों की बात करेंगे। तो अमिताभ घोष ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है स्मोक एंड एसेस। रस्किन बॉन्ड ने जो पुस्तक लिखी है इसका नाम है द गोल्डन ईयर्स, और एसके भट्टाचार्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है कृष्णा द सेवन सेंस, आपको याद रखना है। आइए बढ़ते दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर। कल से आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने वाली है। हम 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, 12 करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं कल से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 19 नंबर के गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो 19 नंबर के नॉन अलाइन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, युगांडा में आयोजित किया जा रहा है। 19वें नंबर का जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है युगांडा में हो रहा है। दोस्तों इंडिया में क्या हुआ था, तो इंडिया में इस साल G20 हुआ था, 2023 में हुआ था, 2022 में कहां पर हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। 2024 में कहां पर होगा, ब्राजील में होगा। कहां पर होगा, ब्राजील में होगा। 2025 में कहां पर होगा, 2025 में कहां पर होगा, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 2024 कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। 74 नंबर के विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, अब बात करते दोस्तों युगांडा में जो नाम हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो 19 जनवरी को 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है, युगांडा की जगह कंपाला में शुरू हुआ है। तो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है, तो भारत की तरफ से भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आपको ये बात याद रखना है। 2024 की थीम क्या है, इसकी थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, साझा वैश्विक समृद्धि के सहयोग को गहरा करना इसका थीम है। तो दोस्तों जितने भी कंट्रीज है वो इकट्ठा हुए हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी, और ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो टोटल 120 कंट्रीज हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में, नाम में, और ये एक ऐसा अलायंस है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो किसी भी शक्ति गुट यानी जो मेजर पावर कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा जब विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध होने के पीछे बहुत बड़ी कारण थी कि जो बहुत सारे जो एलाइज और जो एक्सिस, दो प्रकार के गुट यहां पर बन गए थे। एनिमी कंट्रीज थे और कुछ फ्रेंडली नेशंस थे, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें हुआ क्या था कि उन लोगों ने गुट बना करके लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ऐसा दोबारा से ना हो, तो बहुत सारी कंट्रीज ने कहा कि हम किसी भी ऐसी कंट्री का समर्थन नहीं करेंगे जो युद्ध करते हैं। हम ना तो गठबंधन करेंगे और ना ही हम उनको क्या करेंगे, किसी प्रकार से प्रमोट करेंगे। हम बिल्कुल हम अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो हम क्या रहेंगे, हम शांति को प्रमोट करेंगे। तो ये उन देशों का समूह है, समझ गए आप। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुई है, 1961 में हुई है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। क्लियर है। तो इसका जो मेन जो श्रेय जाता है, कब ये मतलब कॉन्सेप्ट आया, तो 1955 में इंडोनेशिया में हो रहा था एक सम्मेलन, इसका नाम है एशिया अफ्रीका बंडुंग सम्मेलन, और इसी दौरान ये उत्पन्न हुआ है। दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहला नाम शिखर सम्मेलन कब हुआ है, तो 1961 सितंबर महीने में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में नाम शिखर सम्मेलन हुआ है। यह बात आपको याद रखना है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा,
आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक कनाडा हैज लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन? तो दोस्तों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा मनी टू इंडिया इसका राइट आंसर है। इन्होंने मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। हाईवे यात्रा ऐप हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप हाईवे से रिलेटेड, हमारी राजमार्ग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पार्ट मित्र एप्लीकेशन को कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, और फ्लड वॉच एप्लीकेशन को भारत का जो जल निकाय है, केंद्रीय जल आयोग, उन्होंने लॉन्च किया। अगर किसी प्रकार की कोई बाढ़ आती तो पहले ही आपको सूचना मिल जाएगी। आइए बढ़ते मनी टू इंडिया के बारे में जानते हैं, जो कि आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने यहां पर जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस नए मोबाइल एप्लीकेशन से क्या फायदा होने वाला है उसको समझते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको अकाउंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी इंडियन अकाउंट में 24/7 फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग योर अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट बिना ओपन किए ही आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको सुविधा देता है आईसीआईसीआई बैंक कनाडा। ठीक है, अब दोस्तों बात यहां पे आईसीआईसीआई बैंक की आ रही है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसकी स्थापना हुई है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये अध्यक्ष हैं। अगर गिरीश चंद्र मुर्मू बोलूं तो भारत के सीएजी हैं। संदीप बख्शी कौन है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। दोस्तों बात करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वां क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है? वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टॉल्ड? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है विजयवाड़ा में स्थापित हुई। कहां पर स्थापित हुई है? विजयवाड़ा में। कहां पर? विजयवाड़ा में। आपको याद रखना है। आप यहां पर देख पा रहे हैं विजयवाड़ा में जो स्थापित हो रही है मूर्ति, अभी मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स भी दूंगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित हो रही है। विजयवाड़ा कहां पर आपको देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इज नोन एज द मनु ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का यहां पर इनॉग्रेशन किया गया है, और जो इस मूर्ति का नाम है, अगर आपसे पूछा जाए इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है इसका नाम रखा गया है। इसकी जो ऊंचाई है अगर लैंड से बात करें तो 206 फीट है, और पहली जो इसके पहले भी यहां पर तेलंगाना में स्थापित हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो अंबेडकर जी की 175 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित हुई थी, लेकिन उससे भी बड़ी मूर्ति अब यहां पर विजयवाड़ा में स्थापित हुई है, जिसकी ऊंचाई 206 फीट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के वॉशिंगटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हुई। पहली ऐसी मूर्ति जो कि भारत से बाहर स्थापित हुई है, अमेरिका में हुई है, इंडिया से बाहर स्थापित हुई है। इसके अलावा दोस्तों 2023 में जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया था, और 19 फीट की ऊंची मूर्ति है। इस मूर्तिकार हैं राम सुतार जी। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं 206 फीट की जो मूर्ति है, यहां पर सबसे ऊंची मूर्ति होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। अब आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेरे साथ ध्यान से सुनते चलिए और नोट कीजिएगा। कोक बोरोक दिवस 2024 ये किस राज्य में मनाया गया? कोक बोरोक डे 2024 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए कोक बोरोक दिवस ये कहां पर मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में कोक बोरोक दिवस 2024 मनाया गया। देखिए 19 जनवरी को, किस तारीख को? 19 जनवरी को त्रिपुरा की जो कोक बोरोक है ये लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। भाषा को प्रमोट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, और इसे कहा जाता है त्रिपुरी लैंग्वेज डे, यानी त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। दोस्तों जब 2001 में सेंसेक्स हुए थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कोक बोरोक बोलने वाले लोगों की संख्या है वो 6,95,000 है, जो काफी मात्रा में है। तो इस लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए ये कम्युनिटी जो है ये दिवस 19 जनवरी को सेलिब्रेट करती है। दोस्तों बात यहाँ पे त्रिपुरा की आई है, तो त्रिपुरा की लोकेशन देखते हैं। तो त्रिपुरा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 1 2 3 आप देख पा रहे हैं, और त्रिपुरा की इधर सीमा असम से लगती है, और आप इधर देखिए मिजोरम से लगती है। 2 राज्यों के साथ त्रिपुरा की सीमा छू रही है। त्रिपुरा की कैपिटल अगर आपसे पूछूं तो ये अगरतला है। इंद्रसेना
रेड्डी नल्लू यहाँ के गवर्नर हैं, डॉक्टर माणिक साहा जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज अभी हाल ही में घोषित हुए हैं। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस अभी मनाया जाएगा, ठीक 3 दिन बाद। तो सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है और प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, यानी गोल्ड के भंडारण में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भारत को इसमें 9वां स्थान मिला है और पहले स्थान पर अमेरिका है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है? अमेरिका के पास। मैं आपको बता दूं, जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व होता है वो उतना क्या कर सकता है? नोट की प्रिंटिंग कर सकता है। तो गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9th प्लेस पर है। और ये जो रिपोर्ट है, अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने इस रिपोर्ट को यहां पर इस लिस्ट को जारी किया है। गोल्ड रिजर्व के आधार पर हमारा जो भारत है 9th प्लेस पर है। ठीक है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ये सुनिश्चित करता है। जिसके पास जितना गोल्ड है वो देश वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ने हैं। आप किसी भी देश को बेचेंगे या किसी भी देश पे जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको उसका पैसा ज्यादा ही मिलना है। ठीक है, अब देखिए बात करें अमेरिका के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, आप यहां पर देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो यहां पे है 81,336.46 टन। हालांकि एक और बड़ी सच्चाई है, जितना गोल्ड रिजर्व भारत के पास है शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि हर घर में आपको यहां पर हमारी जो भारत की महिलाएं हैं और उनके पास इतना गोल्ड होगा, अगर उसे इकट्ठा कर दिया जाए तो अमेरिका भी फेल हो जाएगा। तो गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेंटर के पास नहीं पर लोगों के पास तो जरूर है। और भारत का प्लेस 9th नंबर पर है जो 800.78 टन है। दोस्तों यहां पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फिनिश हो जाते हैं। अब यहां पर हम RRR सेशन पर आ गए। ये वो सेशन है जहां पर हम क्या करते हैं, RRR सेशन पर पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब आप बोलेंगे सर क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं ताकि आपको पुराने करंट अफेयर्स भी याद रहे। ऐसा ना हो कि आप पुराने करंट अफेयर्स भूल जाएं, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछा जाता है और मेरी जिम्मेदारी है आपको बांध के रखना। भारत के विपक्षी दलों ने 2024 के चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? तो हाल ही में इंडिया नाम का एलियंस बनाया था, गठबंधन बनाया, आपने सुना है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 के रैंकिंग में मुंबई को कौन सा प्लेस मिला है? तो मुंबई इसमें 118 प्लेस पर। आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है? तो इनका नाम है अंशुमन झिंगरन। क्या है? अंशुमन झिंगरन। ये मैं लास्ट में क्वेश्चन सेट इसीलिए लाता हूं ताकि आपका दिमाग अलर्ट रहे और आपको पता चलता रहे कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, किस राज्य के ऑथुर पान को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का ऑथुर पान है जिसे जीआई टैग दिया। भारत किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो फ्रेंड्स भारत इसे फ्रांस में खोलेगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। इसे इंडिया का टॉप करंट अफेयर्स हमें बनाना है, एक संकल्प के साथ बनाना है। मैंने ऐसे नहीं लिखा अब हर घर करंट अफेयर्स। ठीक है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स भारत इसमें 3rd प्लेस पर है। किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए अपॉइंट किया, नियुक्त किया है? तो अमेरिका में इन्हें यहां पे नियुक्त किया है। आईआईटी रुड़की के द्वारा खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार विज्ञान किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर कनिष्क विश्वास को मिला है। नेक्स्ट है, चाचिंग राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। मैं अभी से छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आप इसका आंसर ढूंढे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स पर। एक क्वेश्चन आपके लिए अतिरिक्त। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में, अभी 19 जनवरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तीनों राज्य सबसे बेस्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट परफॉर्मिंग करने वाले ये राज्य हैं। बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम चेंज करके क्या किया? बिपिन रावत स्टेडियम किया गया है। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहां पर हुई? तो विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद में हुई है।
एमपी लेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो रा इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया है। असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो असम वैभव पुरस्कार भारत के एक्स सीजीआई 46 नंबर के सीजीआई है रंजन गोगोई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पब्लिक सेक्टर यूनिट में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो यह एलआईसी, जिसने एसबीआई को पीछे छोड़ दिया। वीरा राणा किस राज्य की चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य की चीफ सेक्रेटरी बने। पहले प्रभार संभाल रहे थे, अब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया परमानेंट। सू रेडफॉर्म आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल एम्पायर बनी, इनका संबंध किस देश से है? तो यहां पर इनका संबंध जो है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। महतारी वंदन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स महतारी वंदन योजना की हम बात करें तो इसे कहां पे स्टार्ट किया? महतारी अगर लगा तो आप चुपचाप छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। टी20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा यहां पे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों 20 जनवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने 20 जनवरी के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं डेली टेस्ट लेता हूं ताकि आपका ये पता चले कि आपने क्लास को कितने अच्छे से सुना। पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा जलीकट्टू भी मनाया जाता है। केवल त्रिविक्रम परनाइक किस राज्य के गवर्नर हैं? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। द गोल्डन ईयर पुस्तक किसने लिखी? हु इज द राइटर ऑथर ऑफ गोल्डन ईयर्स? तो रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ये युगांडा में नहीं, ये स्विट्जरलैंड में हुआ, जेनेवा में हुआ। कहां पर? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो फिजी में इसका आयोजन किया गया, नाडी में। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1992 में यह संशोधन हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई है। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर जगह पर स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की यहां पर मूर्ति का स्थापना किया गया। आज का सवाल है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आप यहां पर आयास सर को देख रहे हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। इनकी क्लास को ज्वाइन करना ना भूले, डेली 7 बजे। इसके बाद सुरजीत सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं जिनकी क्लास रात को 8 बजे होती है, और फिर 9 बजे राजेश सर आपको पढ़ाते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन ये कवर करा रहे हैं, आप इनकी क्लास मिस मत करिएगा। दोस्तों ईयरली ई बुक हमने लॉन्च की जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, और दोस्तों कल ही आपकी जो है 6 मंथ्स की ई बुक भी आपकी लॉन्च हो जाएगी, लास्ट 6 मंथ्स की, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा। दिसंबर महीने की हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ई बुक आपके लिए उपलब्ध है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और आप अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा। अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है वो भी बताइएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी, मैं आपका हूं, आपका चैनल है, आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करिए और बताएं आप, हम और उसमें अच्छा करते रहेंगे। ई बुक सेक्शन में जाएंगे आप, यहाँ पर आपको मैराथन क्लास की पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली बुक आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि ऑफिशियल चैनल है, कोई फेक चैनल आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप यहाँ पे सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। राजा गुप्ता _ ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप मुझसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।